सोचो एक दिन सुबह में आप उठते हो, न्यूज आती है स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बैंक्स बंद हो रहे हैं, लोग अपनी लाइफ सेविंग्स को खो रहे हैं और पूरी दुनिया पैनिक में है। यही हुआ था 1929 में, इकोनॉमिक डिजास्टर, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम जानते हैं। ये क्राइसिस कैसे हुआ, इस दुनिया को कैसे बदल दिया और क्या आज फिर से वो चीजें रिपीट हो रही हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सो वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था 1920 के आसपास। अमेरिका में हम लोग बोलते हैं एक रोडिंग फेज था। लाइक कार सेल्स डबल हो रहे थे, स्टॉक मार्केट रॉकेट हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। कंपनी जैसे फोर्ड मोटर हो गए, उनका प्रोडक्शन हाई लेवल पे चल रहा था। जनरल इलेक्ट्रिक नए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा था। लोग लोन लेकर शेयर्स खरीद रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंग ऑन मार्जिन, मतलब बोरोड पैसे पे स्टॉक खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना। 24 अक्टूबर 1929 को, इस दिन को कहा जाता है ब्लैक थर्सडे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। लोग शेयर्स बेचने लगे, प्राइस गिरने लगा और फिर आया 29 अक्टूबर, ब्लैक ट्यूसडे। एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हो गए। आज के टाइम में अगर कंपेयर करें, सोचो सेंसेक्स एक दिन में 50% गिर जाए। मार्केट क्रैश सिर्फ शुरुआत थी, रियल प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुआ। जब मार्केट क्रैश हुआ, लोग बैंक की तरफ भागे अपने पैसे निकालने के लिए। प्रॉब्लम्स क्या थी? बैंक ने लोगों के डिपॉजिट स्टॉक मार्केट और इसके लोन्स में इन्वेस्ट किए हुए थे। रिजल्ट क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स कोलैप्स हो गए। 1930 से 33 के बीच 9,000 से ज्यादा बैंक्स बंद हो गए अमेरिका में। अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गया, हर 4 में से एक आदमी जॉबलेस। ये सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, क्राइसिस स्प्रेड हो गया यूरोप, अमेरिका, एशिया, ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो गया। ये सिर्फ नंबर्स का क्राइसिस नहीं था, ये हमारी ट्रेजेडी थी। लोग घरों खो बैठे, सेविंग्स जीरो हो गई, ब्रेड लाइन्स में खड़े रहने लगे लोग, फार्मर बैंकरप्ट हो गए। इस पीरियड में अमेरिका ने एक और डिजास्टर फेस किया, डस्ट बॉल। अमेरिकन जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे ना, वो ड्राई होने लगे, मिलियंस माइग्रेट करने को मजबूर हो गए और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, साइकोलॉजिकल कोलैप्स भी था। ट्रस्ट इन कैपिटलिज्म शेक हो गया। 1933 में पावर में आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने लॉन्च किया द न्यू आइडल, द न्यू डील। द न्यू डील में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जॉब्स क्रिएट किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट हुए, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। यहीं से मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। लेसन क्लियर था, फ्री मार्केट को कंप्लीटली फ्री छोड़ देना डेंजरस हो सकता है, रेगुलेशन जरूरी है। ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं था, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ने पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स को भी जन्म दिया। जर्मनी ने इकोनॉमिक क्राइसिस ने रेडिकल पॉलिटिकल को बूस्ट किया और वहीं से जन्म होता है एडॉल्फ हिटलर का, और इवेंचुअली दुनिया पहुंच गई वर्ल्ड वॉर टू में। इकोनॉमिक कोलैप्स कभी कभी सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं होता, वो जियो पॉलिटिकल रिस्क भी लेकर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आज ऐसे साइन मिल रहे हैं? अगर देखें, हाई स्टॉक वैल्यूएशन, क्रिप्टो हाई पे है, रियल एस्टेट बबल हो रहा है, एक्सक्लूसिवली लेवरेज लेके हम काम कर रहे हैं, तो सिमिलरिटीज मिलती है कहीं ना कहीं। 2008 का क्राइसिस भी इसी पैटर्न का मॉडर्न वर्जन था। डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक स्ट्रॉन्गर है, रेगुलेशन बेटर है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। ग्रीड एंड फियर साइकिल कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, बट राइम जरूर करती। अगर डेट अनकंट्रोल्ड हो, एसेट बबल इन्फ्लेट हो, रेगुलेशन वीक हो, तो नेक्स्ट क्राइसिस पॉसिबल है। इन्वेस्टर्स क्या करें? डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन, पैनिक अवॉइड करना है, फंडामेंटल समझो। और ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया को सिखाया इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट, साइकोलॉजी और सिस्टम स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। ओके, अगर आप 1929 में होते तो क्या आप पैनिक शेयर में अपना स्टॉक बेचते या लॉन्ग टर्म होल्ड करते? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और भी कंटेंट को लेकर आएंगे आपके सामने, ऐसे ही फैक्ट आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए फिनिक्स फाइनेंस के साथ। थैंक यू सो मच।